हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम मॉक टेस्ट 6 को डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि एन डब्ल्यू डी ए जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, ये डी एफ सी सी आई एल जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एस एस सी जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी इंडिया के बोर्ड है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जेई सिविल के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट हमें बतानी है अबाउट द मिनिमम साइज ऑफ सिंगल रन फिलेट वेल्ड, यानी कि मिनिमम साइज जो होता है उसके केसेस में कौन सा गलत है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारे पास, इट शुड बी 3 mm फॉर थिकनेस अप टू एंड इंक्लूडिंग 10 mm। कि मिनिमम साइज जो होता है फिलेट वेल्ड का वो 3 mm होता है अगर हमारी थिकनेस जो है कितनी है, 10 mm है, उस तक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। एंड इट शुड बी 5 mm फॉर थिकनेस बिटवीन 11 to 20 mm। तो ये भी सही है, अगर 11 से लेकर 20 थिकनेस है तो फील्ड वेल्थ की जो मिनिमम साइज होता है वो 5 mm ही होता है। नेक्स्ट देखिए 6 mm फॉर थिकनेस बिटवीन 21 to 32। तो ये भी सही है। 21 से लेकर अगर 32 है थिकनेस तो मिनिमम साइज रहता है फील्ड बेल्ट का वो 6 mm ही रहता है। सो नन ऑफ द एबव इज इनकरेक्ट, क्योंकि सारी ही स्टेटमेंट सही है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो भी देख लीजिए आप, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इट शुड बी 10 mm फॉर थिकनेस बिटवीन। अगर थिकनेस 32 से लेकर 50 है, या आपने कई बार देखा होगा कि ग्रेटर देन 32 है, तो 10 mm जो होती है वो मिनिमम साइज होता है फील्ड वेल्थ का। तो ये 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट को आप याद रखिए। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द यील्ड स्ट्रेस जो हो, यील्ड स्ट्रेस या फिर अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस फॉर ए ग्रेटर देन 16 mm डायमीटर बोल्ट ऑफ, जिसका ग्रेड क्या दिया गया है 8.8 स्टील इन एमपीए में हमें बताना है कि एमपीए में उसका यील्ड स्ट्रेस एंड अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस क्या होगी अगर हमारे पास जो बोल्ट है उसका डायमीटर जो है ग्रेटर देन 16 mm है। तो मैं आपको दोनों के केसेस बताऊंगा। अगर हमारे पास 16 mm से कम रहेगा डायमीटर जो रहेगा बोल्ट का तब कितना होगा, एंड अगर 16 mm से ज़्यादा है तब कितना रहेगा यील्ड स्ट्रेस एंड अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस। सो दोनों के केसेस में देख लीजिए, अगर लेस देन 16 mm में, यहाँ पे ग्रेटर देन, पहले लेस देन की बात कर लेते हैं, तो हमारा जो यील्ड स्ट्रेस होता है वो 640 MPa होता है। यील्ड स्ट्रेस 640 MPa होता है एंड अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस जो होता है वो 800 MPa होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, अगर लेस देन 16 mm है तो हमारे पास 640 यील्ड स्ट्रेस होता है एंड अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस 800 mm होता है। अगर ग्रेटर देन 16 mm डायमीटर है तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, बी आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। 660 MPa जो होगा वो यील्ड स्ट्रेस होगा एंड 830 जो होगा वो अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस होगा अगर ग्रेटर देन 16 mm डायमीटर है वोल्ट का, तो जिसका ग्रेड दोनों के केसेस में ग्रेड 8.8 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल इज बिटवीन, एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल क्ले बोल लीजिए यहाँ पर, नॉर्मल क्ले, यहाँ पे नॉर्मल के बाद क्ले लिख लीजिए, वैसे क्ले आई थिंक मिस्टेक हो चुकी है। तो एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल क्ले इज बिटवीन किसके बीच में होती है, 0.5 से लेकर 0.75, या फिर 0.75 से लेकर 1.20, 1.20 से लेकर 1.5, या फिर 1.30 से लेकर 1.40। क्या होती है एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल क्ले। सो जो एक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग हमने जो सोइल है, जो क्ले होती है सॉरी, उसको अब 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारे पास इनएक्टिव क्ले, दूसरी होती है नॉर्मल क्ले, थर्ड वन जो होती है वो होती है एक्टिव क्ले। इनएक्टिव, नॉर्मल क्ले, एक्टिव क्ले। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इनएक्टिव क्ले होती है, इनएक्टिव क्ले जो होती है उसकी एक्टिविटी जो होती है वो लेस देन 0.75 होती है। एंड जो नॉर्मल क्ले होती है, नॉर्मल वो होता है 0.75 से लेकर
1.25 या फिर 1.40 भी कई बुक्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो 0.75 से लेकर 1.25 ही हम मान के चलते हैं, तो हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल क्ले के लिए ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। एंड अगर ग्रेटर देन 1.25 या फिर 1.40 अदर बुक के अकॉर्डिंग चले, तो उसके लिए हमारी जो क्ले होती है वो एक्टिव क्ले होती है। इस पॉइंट को भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इम्पल्स टर्बाइन इज यूज्ड फॉर, इम्पल्स टर्बाइन जो होती है किसके लिए यूज होती है? लो हेड, हाई हेड, मीडियम हेड या फिर हाई फ्लो के लिए? किसके लिए होती है? इम्पल्स टर्बाइन जो होती है वो हाई हेड के लिए यूज की जाती है। तो एक पीछे मैंने आपको मॉक टेस्ट करवाया हुआ था, आई थिंक DFCCIL में करवाया था, तो वहाँ पर भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि हमारी हाई हेड की जो टरबाइन होती है वो क्या कौन सी होती है, मीडियम हेड की कौन सी होती है, लो हेड की कौन सी होती है। तो जैसे कि हाई हेड की टरबाइन जो होती है, दिस टाइप ऑफ टरबाइन जो होती है इसमें नेट हेड जो होता है वो 150 से लेकर 2000 मीटर तक वेरी करता है या फिर उसके ऊपर भी जा सकता है। एंड ये टरबाइन जो होती है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर की इनको रिक्वायर्ड होती है। इसका एग्जांपल देखिए पेल्टन व्हील टरबाइन होती है। मीडियम में देखिए यहाँ पे जो नेट हेड होता है 30 से लेकर 150 होता है। इस टरबाइन को मॉडरेट यानी कि मीडियम पानी की जरूरत होती है। एग्जांपल देखिए फ्रांसिस टरबाइन लो हेड की जो होता है, इसका हेड जो होता है वो लेस देन 30 होता है। इस टरबाइन को लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायर्ड होती है, कपलान टरबाइन। सो ऑप्शन इज हाई इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट वेट ऑफ हैम्बर इज, हैम्बर जो होता है प्रोक्टर टेस्ट में, पिछले मॉक टेस्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो वॉल्यूम होती है मोल्ड की वो कितनी होती है, तो मैंने आपको वहाँ पे 4 टेस्ट की वॉल्यूम ऑफ मोल्ड बताई थी। तो यहाँ पर भी मैं आपको 4 टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि उन हैम्बर का वेट कितना होता है। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट होता है, एक मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट होता है, एक लाइट कंपैक्शन टेस्ट होता है, एक स्टैंडर्ड हैवी कंपैक्शन टेस्ट होता है। तो क्या होगा उसको उसका आंसर? तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट की हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का जो हैम्बर होता है उसका वेट 2.49 होता है। ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास बी ऑप्शन दिया गया है 4.54 kg। तो ये जो होता है ये होता है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट जो होता है उसके हैम्बर का वेट होता है। 2.6 जो होता है ये किसका होता है? जो लाइट कंपैक्शन का टेस्ट होता है उसके हैम्बर का वेट होता है। एंड 4.9 kg जो होता है ये हैवी कंपैक्शन टेस्ट के हैम्बर का वेट होता है। तो यहाँ पे देखिए सभी का लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड का, मॉडिफाइड का, लाइट का और हैवी कंपैक्शन टेस्ट का। तो मैंने चारों का ही बता दिया आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट हो आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास है, आप देखिए हेयर क्रैक्स यूजली इन एन इरेगुलर पैटर्न ओवर द फिनिश्ड सरफेस। फिनिश्ड सरफेस का मीनिंग है कि जो प्लास्टर हमने फिनिश कर दिया होता हुआ है उसके ऊपर आपको हेयर क्रैक्स देखने को मिलते हैं, जो कि यूजली होता है इरेगुलर पैटर्न में होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसको हम क्रीजिंग बोलते हैं। तो उसको क्रेजिंग सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको ब्लिस्टरिंग के बारे में पता चल जाएगा, क्रैकिंग, फ्लेकिंग, इन सभी के बारे में आपको वहाँ पे पूरी डेफिनेशन देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क द थिकनेस ऑफ मोर्टार जॉइंट शैल बी ग्रेटर देन। तो फर्स्ट क्लास की ब्रिक की बात हो रही है यहाँ पे। इसकी आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो सभी को पता होगी, ग्रेटर देन 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 20% होता है। क्यूरिंग पीरियड जो होता है ये भी आप याद रखिए, क्यूरिंग जो हम करते हैं वो 10 दिनों तक करते हैं। क्यूरिंग पीरियड जो होता है मिनिमम 10 डेज का होता है। एंड इसके डिमेंशन में जो टॉलरेंस होती है, डिमेंशन टॉलरेंस जो होती है ±3% की होती है। इस पॉइंट को भी याद रखिए।
अब यहाँ पे थिकनेस ऑफ मोर्टार पूछी गई है, तो वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 5 mm से, 5 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, द डायमीटर ऑफ पोल डज नॉट एक्सीड। डायमीटर जो होता है पोल का, वो कौन सी वैल्यू से एक्सीड नहीं करना चाहिए। पोल को हम एक आल्सो नाउन भी बोलते हैं, तो वो होता है स्पार। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, स्पार जो होता है उसका पोल का दूसरा नाम है। ये वुडन का एक लॉन्ग पीस होता है, तो इसका जो डायमीटर होता है वो 200 mm से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इस पॉइंट को आप याद रखें, 20 सेंटीमीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। लेस देन हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इसको आल्सो नोन हम स्पार बोलते हैं। ये पॉइंट्स भी आप याद रखिए। तो फ्रेंड्स यार, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नेचर ऑफ सॉइल। नेचर ऑफ सॉइल फॉर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इज। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के लिए जो नेचर ऑफ सॉइल होता है वो कौन सा होता है। इनसेंसिटिव, मॉडरेट सेंसिटिव, एक्स्ट्रा सेंसिटिव या फिर क्विक सेंसिटिव। क्या आंसर रहेगा नेचर ऑफ सॉइल के लिए। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है उसके लिए। सो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो होता है उस केस में हमारा वो नेचर ऑफ सॉइल जो होता है वो होता है मॉडरेट, मॉडरेट सेंसिटिव। तो इस केस में हमारी सेंसिटिविटी जो होती है मॉडरेट के केसेस में वो 2 से 4 होती है। इस पॉइंट को भी याद रखिए, 2 से 4 होती है। एंड एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के लिए सेंसिटिव नेचर ऑफ सॉइल भी होता है, लेकिन उस केस में हमारा एक फ्लोक्वेंट भी आ जाता है। तो इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के लिए नेचर ऑफ सॉइल जो रहेगा वो मॉडरेट ही रहेगा, 2 से 4 सेंसिटिव की वैल्यू रहेगी। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो को, फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस सर्वे डन टू अंडरस्टैंड द हेवनली बॉडी इज नाउन एज। हेवनली बॉडी के लिए आपको पता ही है कि कौन सा हम सर्वेइंग करते हैं, तो वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग जो होता है वो हेवनली बॉडी के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।